हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो हम 7th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक में से अब तक 1.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी थी, इंटीजर से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, या डिफरेंट लॉज थे, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब हम 1.3 एक्सरसाइज में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये हो गया कि अब तक जितना भी हमने सीखा है उस पर बेस्ड रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। दैट मीन्स कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं इस 1.3 एक्सरसाइज में। और हमें अब तक जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड नॉलेज को वहाँ यूज़ करना होगा। ओके, सो 1.3 एक्सरसाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट is 36 meter above the sea level and another object is 36 meter below the sea level। ठीक है, दैट मीन्स कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई एक सी लेवल है, ठीक है, और इसके 36 मीटर ऊपर की तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36 मीटर्स है। ओके, एंड देन इन द सेम वे बिल्कुल इसके नीचे 36 मीटर एक और कोई ऑब्जेक्ट है इस सी लेवल के नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ बताई गई है, बिलो द सी लेवल। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, द डिफरेंस इन द लेवल्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, कि भाई ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इन दोनों का जो लेवल है, एक ये और एक इसके नीचे, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहले मेंशन करते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है सी लेवल से वो कितना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल, कि सी लेवल से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, इसको हम लेकर चलेंगे 36 मीटर। ठीक है, लेकिन अब जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। ऐसे, तो अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल। अब ये देखिए, अब ये जो डिस्टेंस है दूसरा ऑब्जेक्ट वो सी लेवल के नीचे है। ठीक है, तो सी लेवल के बिलो की जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और सी लेवल से ऊपर कुछ दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सी लेवल से ऊपर, या जरूरी नहीं सी लेवल ही हो, ग्राउंड बोल दिया जाए तो ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिखाना है तो हम उसको पॉजिटिव में लेकर चलेंगे, और ग्राउंड लेवल के नीचे अगर कोई हमें कुछ दिखाना है तो हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। क्लियर, आगे भी कुछ क्वेश्चंस श्योरली आने वाले हैं हमारे पास। तो ग्राउंड सी लेवल से नीचे कितना डिस्टेंस था, 36 मीटर, तो उसको हम क्या लेकर चलेंगे, -36 मीटर। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, ये देखिए, डिफरेंस इन द लेवल्स बिटवीन, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर लेवल्स, तो उनके जो लेवल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जब भी हमें किन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस, मैं इन दोनों के बीच के सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंस जब भी हम निकालना चाहें तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है
कि बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, डिफरेंस हम हमेशा पॉजिटिव में देते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी क्या है 36 और एक है नेगेटिव क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 36 बिगर है और -36 जो है वो स्मॉलर है। तो मैंने अभी क्या बोला कि बिगर में से स्मॉलर का क्या निकालना है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, दोनों के बीच का डिफरेंस दे देगा कि उनके बीच में गैप कितना है। क्लियर। तो इसको देखिए जब हम ओपन करेंगे तो ये सेम साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 72 मीटर, क्योंकि 36 भी मीटर था और बिलो सी लेवल भी वो मीटर था, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 72 मीटर्स का हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो 72 जो है वो कहाँ मैच कर रहा है, ए पे मैच कर रहा है ना, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 128। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करें कि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में रिजल्ट दे रहा है 128, और दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव में रिजल्ट कब देता है, जब वो दोनों जो नंबर्स हैं वे दोनों नंबर सेम साइन के हों, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी देखिए क्या कर रहा है, इफ़ वन इंटीजर इज -4, अब उनमें दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का है, नेगेटिव है, दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है जो दूसरा नंबर है वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तो उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, देन द अदर वन इज, तो दूसरा जो नंबर है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम गिवन और इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, वन ऑफ द टू नंबर्स क्या है, -4। लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर, इसको हम x मान लें। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर कितना दे रखा है, 128। तो अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, एक -4 है और एक x है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 128 गिवन है। तो अब बेसिकली हमें ये x निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि x तो इधर निकालना है तो इसको संभाल के रखते हैं। अब -4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, ये करेगा डिवाइड, है ना। सो -4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यूँ समझिए आपका आंसर आ गया। तो ये देखिए अपोजिट साइन जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, फिर 128 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 128 को डिवाइड कर दिए 3 एंड देन 2, यानी कि हमारे पास जो अदर नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर वो क्या है, -32। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सेकेंड या अदर नंबर इज -32। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, होपफुली इतने पार्ट में पोर्शन में आ जाएगा। क्या है, एक गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 630 ट्रीज, 630 ट्री एक गार्डनर जो है वो प्लांट करने की सोच रहा है, और वो भी 21 रो में, 21 रो हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से 21 रो है और हर एक रो में फिक्स प्लांट है। मान लीजिए एक रो में 10 है तो दूसरे में भी 10 होंगे, तीसरे में भी 10 रो होंगे, चौथे में भी 10 होंगे, कुछ इस तरीके से, लेकिन हमें नहीं पता है, मैं तो वैसे ही रैंडमली 10 बोल रहा हूँ। इन ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ट्री, यानी कि हर एक रो में इक्वल ट्री है। सो हाउ मैनी ट्री विल बी देयर इन ईच रो, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पार्ट की तरह ही हो जाएगा यहाँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, कि हर रो में कितने ट्री हैं उसको हम लेट कर लें, एक्स लेट कर लें। गिवन में हमारे पास क्या है कि
नंबर ऑफ रोज की नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये है 21। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए एक रो में एक्स, या समझ लेते हैं वैसे, एक रो में मान लो हमारे पास 10 ट्री हैं, तो दूसरे रो में भी कितने होंगे, 10 ट्री होंगे। तो टोटल ट्री कितने हुए, हम क्या करेंगे कि जितनी रो है, यानी कि 2 रो है, और जितने एक रो में ट्री है, मान लीजिए 10 ट्री माने हमने, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्री आ जाएंगे जो हमने प्लांट किए हैं। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, सिंपल सा, कि हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, 21 हैं, और हर रो में कितने ट्री प्लांट किए, एक्स प्लांट किए, और इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ ट्री आ जानी चाहिए। और कितने नंबर ऑफ ट्री उसने प्लांट किए हैं, 630, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से बेसिकली अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 21 जो है, 21 दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 21 से इसको डिवाइड करें तो आई थिंक ये बन जाएगा 30, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयर फोर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, कि हर रो में कितने ट्री हैं, इज 30, या आर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तीनों पार्ट के साथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ए 5 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 2 फ्लोर, कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें से 2 फ्लोर बेसमेंट में है, बेसमेंट का मतलब है ग्राउंड के नीचे, एंड द 3 फ्लोर जो हैं अबोव द ग्राउंड है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। मैं एक रफ फिगर यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये है ग्राउंड लेवल, तो इसके ऊपर की तरफ 3 फ्लोर है, 1 2 3, और इसके नीचे की तरफ 2 फ्लोर है, ठीक है, 1 एंड 2। तो बेसमेंट में कितने फ्लोर हो गए, 2, और अबोव द ग्राउंड कितने हो गए, 3। अभी तक की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है। फिर कहता है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द बेसमेंट इज 30 मीटर, कि बेसमेंट से जो हाइट बनेगी बिल्डिंग की, ग्राउंड से बात नहीं कर रहा, बेसमेंट से जो हाइट बनेगी बिल्डिंग की, यानी कि यहाँ से लेकर ऊपर तक, तो ये जो हाइट है वो हाइट कितनी गिवन है, 30 मीटर गिवन है, ओके। एंड ईच फ्लोर इज ऑफ सेम हाइट, और हर एक फ्लोर की जो हाइट है, दैट मीन्स कि ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, चाहे वो बेसमेंट के नीचे हो चाहे ऊपर हो, हर एक फ्लोर की हाइट भी क्या है, सेम है। ईच फ्लोर इज ऑफ सेम हाइट। अब ये क्या क्या है, 1 पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द लोवेस्ट बेसमेंट, कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल बेसमेंट पर खड़ा है, यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं मान लेते हैं। और एंड अनदर इज स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर, और टॉप फ्लोर के रूफ पर खड़ा है एक, यहाँ पर। तो अभी बताना है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस बोथ पर्सन्स आर स्टैंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड, कि दोनों के दोनों जो पर्सन्स हैं वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो पर्सन है जो छत पर खड़ा है वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, ये भी हमें बताना है। और जो बेसमेंट में खड़ा है उसका ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर क्या रहेगा कि हम एक फ्लोर की हाइट पता कर लेते हैं कि वो कितनी हाइट का है एक फ्लोर। तो जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टॉप पर जो है उसका ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस पता चल जाएगा, और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मतलब एक फ्लोर की हाइट को, तो हमें बेसमेंट पर जो बंदा है वो ग्राउंड फ्लोर से कितनी दूरी पर है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लेकर चलते हैं, देखिए
आंसर स्टार्ट करते हैं। टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग बता देते हैं पहले। टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग ये कितनी है? 30 मीटर है। क्लियर। एंड नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फ्लोर्स ये कितने हैं? 5। लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ ईच फ्लोर कि हर फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी मान ली? x मीटर मान लेते हैं। ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी? हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, देखिए 5 फ्लोर है, हर फ्लोर की हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? टोटल हाइट आ जानी चाहिए पूरी बिल्डिंग की, है ना। तो यहाँ से हम बड़े आराम से एक फ्लोर की हाइट निकाल सकते हैं। कैसे? 5 को शिफ्ट करके। तो x किसके इक्वल आ गया? 6, यानी कि x किस में है? मीटर में है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर की हाइट कितनी हुई? इज 6 मीटर। हमें देखिए मेन टारगेट यही था, हर एक फ्लोर की हाइट पता करनी थी। अब हम सिंपल सा क्या लेके चल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड ये निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ग्राउंड से 3 फ्लोर ऊपर खड़ा है ना। तो सिंपली हम 2 लाइन का काम और बाकी है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द पर्सन standing on the roof from the ground किसके इक्वल हो जाएगा? 3 × 6 यानी कि 18 मीटर, है ना। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग कहाँ खड़ा है? ऑन द लोवेस्ट फ्लोर बोल दें, या इन द बेसमेंट बोल देते हैं। स्टैंडिंग इन द बेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड कि उस जहाँ बेसमेंट में खड़ा है उसका ग्राउंड से कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो बेसमेंट में सिर्फ 2 ही फ्लोर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 6 को। तो यहाँ कितना आ गया? 12 मीटर के इक्वल आ गया। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे कि जो टॉप पर है वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, और जो बॉटम में है वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए 6 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 36 मीटर हाइट। एक 6 स्टोरी की बिल्डिंग है और उसके 36 मीटर है टोटल हाइट। अब ये कहता है कि एक मोंकी कैन क्लाइम 3 मीटर इन 1 जंप, कि एक जंप में वो सिर्फ 3 मीटर चढ़ सकता है उस बिल्डिंग पर। मान लीजिए एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, 36 मीटर उसकी हाइट है। अब कोई मोंकी है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, वो एक जंप लगाता है और एक जंप में वो सिर्फ 3 मीटर ऊपर चढ़ सकता है। तो फिर से वो एक और जंप लगाएगा तो फिर से 3 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर से एक और जंप लगाया तो फिर से 3। तो ये बताना है कि कितना वो जंप लगाए कि वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये है कि कितने वो जंप लगा रहा है हम उसको लेट कर लेते हैं x। अब सिंपल सा लॉजिक देखिए, वो 3 जंप लगा रहा है, या चलो एक और 4 जंप लगा रहा है, तो उस कंडीशन में वो कितना मीटर ऊपर चला गया? 12 मीटर। 3 + 3 + 3 + 3, 3 को हमने 4 बार जोड़ा, या हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, है ना। तो 4 बार जंप करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 मीटर ऊपर चढ़ा। 5 बार जंप करेगा तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 मीटर ऊपर चढ़ गया।
तो अब कितनी बार जंप कर रहा है उसको अगर हम x मानेंगे, तो अगर हम उस x जंप को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट के इक्वल रिजल्ट नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 36 मीटर है ना। सो देखिए इसका आंसर कैसे करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। गिवन में हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें कितनी गिवन है? 36 मीटर गिवन है। एंड कितने मीटर वो एक जंप में क्लाइम कर रहा है? मोंकी क्लाइम इन वन जंप डिस्टेंस कवर्ड बाय मोंकी, ऐसे लिख देते हैं। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय मोंकी इन वन जंप, है ना, कि एक जंप में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 मीटर का। सो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट उसको कितने जंप लगाने की ज़रूरत है? लेट द नंबर ऑफ जंप्स ही रिक्वायर्ड। लेट द नंबर ऑफ जंप्स he required to reach to the top of the to reach at the top of the building, है ना, to reach at the top of the building, कि बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने के लिए उसको कितने जंप लगाने की जरूरत है, उसको हमने मान लिया x। तो अब आगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन सिंपल सी, कि देखिए वो एक जंप में 3 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, तो x जंप में कितना पहुंचेगा? x से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि हमें पता है कि वो टोटल कितना पहुंच जाएगा? 36 मीटर, यानी कि वो बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितनी आ रही है? 3 से इसको कैंसिल करें तो x कितना आ रहा है हमारे पास? 12। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ जंप्स, यानी कि यही सेम चीज़ हमें फिर से लिखनी है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ और यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट। हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। देयरफॉर द नंबर ऑफ जंप ही रिक्वायर्ड टू रीच एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज किसके इक्वल आ गया? 12। ठीक है, यानी कि उसको 12 जंप लगाने की जरूरत है और वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? द हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर मंथ। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक कोई ट्री है, ट्री प्लांट किया होगा कहीं, और वो हर महीने 10-10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, व्हाट वुड बी हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 5 ईयर्स इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 10 मीटर। कि मान लीजिए पहले कोई ट्री है वो 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 10 मीटर उसकी हाइट है, ओके, फिलहाल वो इस लेवल पर है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हर मंथ, एक महीने के बाद वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया मान लीजिए। फिर से 1 मंथ के बाद वो और 10 सेंटीमीटर कवर कर गया हाइट, फिर से अगले मंथ में और 10 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कि 5 ईयर्स में उस पेड़ की टोटल कितनी हाइट हो जाएगी, यानी कि हमें ये डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो पहले 10 थी, हम 10 में क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन और ऐड कर देंगे, तो उससे हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी कितनी होगी। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ ये है कि हमें ये पता करना है कि 5 साल में वो कितनी हाइट गेन कर लेगा। क्लियर? सो देखिए यहाँ पर मंथ कितनी हो रही है? 10 सेंटीमीटर ग्रोथ हो रही है ना। ग्रोथ ऑफ हाइट, या यही कर देते हैं ग्रोथ, या ऐसे लेने देते हैं हाइट इंक्रीज ही लिख देते हैं। हाइट इंक्रीजेज ईच मंथ
कि हर मंथ हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, 10 सेंटीमीटर। अगर किसी चीज़ की, ज़रूरी नहीं मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, वो कम नहीं होगी, वैसे कोई भी एक क्वांटिटी और वहाँ पर किसी चीज़ की ये कह रहा है कि हाइट जो है टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो सिचुएशन में ये जो 10 है वो माइनस में लिखा जाता। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस में दिखाएंगे, अब ये इंक्रीज हो रही थी तो इसको हम प्लस में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि 5 साल में कितने मंथ होते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक मंथ में 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो मान लीजिए 50 मंथ हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पता करते हैं कि नंबर ऑफ मंथ कितने हैं 5 ईयर्स में। नाउ नंबर ऑफ मंथ्स इन 5 ईयर्स, तो हमें सिंपली क्या करना है, 5 को एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 60, यानी कि 5 साल में 60 मंथ होते हैं। तो अब हमें सिंपली ये पता करना है कि 5 साल में कितनी हाइट बढ़ी। देयरफॉर हाइट इंक्रीज्ड इन 5 ईयर्स, कि 5 साल में कितनी हाइट इंक्रीज हुई होगी, जितने मंथ हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे। एक मंथ में 10 सेंटीमीटर था तो 60 मंथ में 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 600 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट जो हाइट दे रखी है वो मीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। और यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 6 मीटर इंक्रीज होगी आफ्टर इंक्रीज। अभी हमने क्या बताया, हाइट इंक्रीज्ड इन 5 ईयर, लेकिन उसने पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 5 ईयर्स, कि 5 साल के बाद कितनी हाइट होगी, वो अभी हमने वो नहीं बताया था, ठीक है। देयरफॉर फाइनल हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद हाइट कितनी हो जाएगी, 5 साल से पहले 10 मीटर तो पहले से ही थी, है ना, 6 मीटर और इंक्रीज हो गई, यानी कि टोटल 16 मीटर हाइट जो है अब 5 साल के बाद उस ट्री की हो गई है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। और कमेंट भी करके बताइए कैसा लग रहा है कंटेंट आपको। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। रमेश डिपॉजिटेड 5000 इन हिज बैंक अकाउंट ऑन ट्यूसडे, कि उसने ट्यूसडे को 5000 रुपये डिपॉजिट किए और विड्रॉ कर लिए 2500 वेडनेसडे को, ठीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को वो उसने ही अगेन डिपॉजिटेड, उसने फिर से 1500 रुपये डिपॉजिट किए। सो व्हाट वाज हिज बैलेंस ऑन थर्सडे। तो पहले तो हम इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब बना देते हैं कि उसने कितने जमा किए और कितने विड्रॉ कर लिए। अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, ₹5000, ठीक है। फिर अमाउंट विड्रॉ कब, ऑन वेडनेसडे को कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अब बात यहाँ ये आ गई कि अब देखिए अमाउंट अब कम हो रहा है, विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन, जब आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब चीज़ें कम होंगी तो हम क्या साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। -2500 रुपीज़। क्लियर। हालांकि रुपीज़ कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, तो ये नेगेटिव में क्यों शो कर रहे हैं, यहाँ रुपीज़ को नेगेटिव शो नहीं कर रहे, यहाँ हम ट्रांजैक्शन को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि अमाउंट कम हुआ है, ठीक है। यहाँ गलत मीनिंग मत लेना कि रुपीज़ भी नेगेटिव में शो हो गई, ठीक है। अगेन अमाउंट डिपॉजिटेड, अब फिर से अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कब, ऑन थर्सडे को,
है ना, थर्सडे। कितना फिर से अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 1500। तो अब हमें ये बताना है देयरफॉर बैलेंस ऑन थर्सडे, सिंपल सा यही लिख देते हैं, देयरफॉर बैलेंस ऑन थर्सडे किसके इक्वल हो जाएगा। हमें सिंपली इन सभी अमाउंट को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, जो जिस साइन का है उसी साइन के साथ। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट नज़र आ रही है तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव बन गया, और प्लस 1500। तो ये कितना आ गया देखिए, 5000 में से 2500 गया, 2500 में 1500 और ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन गया हमारे पास 4000, यानी कि 4000 रुपये जो हैं वो फाइनली अब उसके अकाउंट में हैं। कब, थर्सडे को। सिंपल सा क्वेश्चन था, होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए 6, ए पर्सन गेन्ड 1000 रुपी इन वन ट्रांजेक्शन एंड लॉस्ट 1200 इन अनदर ट्रांजेक्शन। तो डिड उसने पूछा क्या है, डिड द पर्सन गेन और लॉस, वैसे बात है उसने लॉस लिया है ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन एंड बाय हाउ मच, और कितना वो भी बताना है। तो देखिए अमाउंट गेन्ड इन वन ट्रांजेक्शन, ये लिख देते हैं अमाउंट गेन्ड इन वन ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में उसने कितना अमाउंट गेन किया 1000, एंड अमाउंट लॉस्ट इन अनदर ट्रांजेक्शन, ठीक है, अनदर ट्रांजेक्शन उसमें कितना अमाउंट उसने लॉस किया, ₹1200 का, है ना। देयरफॉर फाइनल अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड कर लेंगे, और वहाँ से अगर पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा तो दैट मीन्स कि उसने कुछ गेन किया है, अगर वो नेगेटिव में रिजल्ट आता है दैट मीन्स कि उसने लॉस उठाया वहाँ से, ठीक है। देयरफॉर फाइनल अमाउंट ऑन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस पर फाइनल अमाउंट क्या होगा 1000 प्लस -1200। तो इसमें ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या बन गई -1200, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है -200। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पर्सन लॉसेस, है ना, हमें गेन या लॉस क्या हुआ है उसमें से बताना था, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पर्सन लॉस ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट नेगेटिव में आया है ना, एंड बाय ₹200, और कितने रुपए से उसको लॉस हुआ 200 रुपये से। तो देखिए हमने रुपए जो दिखाए वो तो 200 ही दिखाए हैं, उसके आगे तो माइनस नहीं लगाया। अब यहाँ पर क्योंकि अब जो लैंग्वेज चल रही थी वो अब हमें अमाउंट बतानी थी, तो अमाउंट कितना लॉस हुआ 200 रुपये का, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 7th क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -250, कि 2 इंटीजर्स का सम -250 है और 1 इंटीजर जो है वो 100 है, तो दूसरा क्या होगा। ये वैसा ही है क्वेश्चन जैसे मल्टीप्लाई से रिलेटेड था, ठीक है। सो गिवन में हमें वन ऑफ द 2 इंटीजर ऑलरेडी दे रखा है, वन ऑफ द 2 इंटीजर्स हमें गिवन है, कितना है 100। लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर, उसको x मान लें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट कितना आएगा -250 के इक्वल आएगा, है ना। अब हमें यहाँ से 100 को शिफ्ट करना है, अब 100 यहाँ प्लस कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा वो माइनस करेगा, है ना।
सो -250 में माइनस ही हमने कंबाइन किया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -350, है ना, यही आएगा होपफुली। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -350 के इक्वल आ गई। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अनदर इंटीजर। देर हम बता देते हैं देयरफॉर द अदर इंटीजर इज -350। क्लियर। 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, इस बार डिफरेंस की बात आ रही है। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज -25। वन ऑफ द इंटीजर 45 गिवन है। ठीक है, फिर से वही गिवन में हमें क्या दे रखा है, वन ऑफ द इंटीजर हमारे पास क्या है 45। लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स मान लें। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ दो सिचुएशन बनेगी। इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो -25 है। तो यहाँ केस बनेंगे दो, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या बनेगा कि अगर x में से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो -25 आ रहा होगा। ठीक है, और केस 2 हमारे पास क्या बनेगा कि 45 में से x सब्ट्रैक्ट करें तो -25 आ रहा है। अभी हमें नहीं पता, बस डिफरेंस हो रहा है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है अभी नहीं पता है। तो इस वजह से हमें ये दोनों केस लेकर चलने पड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस से x की वैल्यू निकाले तो -45 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा +45 होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी 20 के इक्वल। क्लियर। और अगर सेकंड केस की बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए मैं करता हूँ कि x क्योंकि नेगेटिव है तो इसको मैं ले जाता हूँ दूसरी तरफ ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, और जो 25 राइट हैंड साइड में नेगेटिव है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू कितनी आ रही है 70 आ रही है। तो हमें ये दोनों ही केसेस से जो x का रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द अदर या रिक्वायर देयरफॉर अदर इंटीजर बी 70 और 20, कि या तो वो 20 होगा या वो 70 के इक्वल होगा। ये दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, आपको दोनों ही करके दिखाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव सेम साइन के इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये देखो पॉजिटिव आया हुआ है ना 400, और वन ऑफ द इंटीजर इज 10, तो अदर निकालना है। आई थिंक इस एक क्वेश्चन पहले ऐसा आ चुका है ना। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं। गिवन में हमारे पास फिर से वही लैंग्वेज यूज़ करनी है। वन ऑफ द integers, one of the two integers कितना है -10। लेट कर लें अदर वन, लेट द अदर इंटीजर उसको x लेट कर लें। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना है 400 के इक्वल है। तो ऐसे लेके चले, तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे 400 को डिवाइड कर देंगे -10 से। तो अब ये देखिए अपोजिट साइन को जब डिवाइड करते हो तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हो, 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40। तो हमारे पास देयरफॉर द अदर इंटीजर किसके इक्वल आ गया, इज -40 के इक्वल आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10, एन AC कूल्स द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर, कि एक AC जो है हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ठंडा कर देता है। ठंडा करने का मतलब है
कि कूल डाउन वो नीचे डाउन हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। अगर टेम्परेचर हाई होता तो वो ठंडा नहीं, वो गर्म होता है ना। तो व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 6 आवर। अब क्योंकि वो डाउन हो रहा है तो यहाँ पर समझ जाइए क्या यूज़ करना है, हमें नेगेटिव का साइन यूज़ करना है। तो 6 घंटे में वो कितना टेम्परेचर डाउन कर देगा हमें वो बताना है। तो देखिए किस तरीके से करना है, पहले तो हम बता देते हैं कितना टेम्परेचर वो 1 घंटे में डाउन कर रहा है। टेम्परेचर रिड्यूस्ड कर देते हैं, टेम्परेचर रिड्यूसेस इन ईच आवर, कि हर घंटे में कितना टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस, है ना। देयर फोर टेम्परेचर रिड्यूसेस इन 6 आवर्स, कि 6 आवर्स में कितना टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। इस -5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि कितना -30 डिग्री सेल्सियस जो है 6 घंटे में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितना रिड्यूस हो गया, उसने ये पूछा है कि इनिशियल टेम्परेचर अब रूम का कितना होगा, जबकि पहले वो 40 डिग्री था, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री था, तो 6 घंटे के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हम अब वो बताते हैं। देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 6 आवर्स, कि 6 घंटे के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। पहले था 40 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें ये -30 डिग्री सेल्सियस हम कंबाइन कर दें, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, तो ये कितना बन गया हमारे पास टोटल फाइनली 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 6 घंटे के बाद उस रूम का जो टेम्परेचर पहले 40 डिग्री था वो अब घटकर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी हमारी 1.3 एक्सरसाइज। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के साथ शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली जो इस क्लास में ही हैं। ओके। और कंटेंट आपको किस तरीके का लगा है, कौन सा क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आया है, क्या मेथड आपको अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।